हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे यूपीएससी, आरआरबी, जेईई और विजाग स्टील में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द आर्टिफिशियल एक्टिविटी विच इंडिकेट दैट द एक्टिविटी फॉलोइंग इट कैन नॉट बी स्टार्टेड अनलेस द प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज कम्प्लीटेड इज नोन एज। तो दोस्तों ये होता है आपका डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या होता है दोस्तों? ये प्रेसिडेंस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। डमी एक्टिविटी जो है नो टाइम कंज्यूम करता है, कोई टाइम कंज्यूम नहीं करता है दोस्तों, नो टाइम कंज्यूम। और ये आपका डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द स्लैग रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन। मान लीजिए कोई आपका एक्टिविटी है, ये रहा है टेल इवेंट, ये रहा हेड इवेंट। अगर मान लीजिए आपका टेल इवेंट पे जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है वो ई आई है और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम एल आई है, तो इनका जो डिफरेंस है दोस्तों वही आपका स्लैग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लेटेस्ट अलाउबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। आपका आंसर ए हो जाएगा। फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी दोस्तों, फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी स्लैग 0 होता है, स्लैग की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इन इन्वेंट्री प्लानिंग द एक्स्ट्रा इन्वेंट्री इज अननेसेसरली कैरीड टू द एंड ऑफ प्लानिंग पीरियड व्हेन यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग लॉट डिसीजन पॉलिसी। तो आपको बता दें दोस्तों, ई ओ क्यू लॉट साइज होती है। ई ओ क्यू होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दोस्तों ये वो लॉट साइज होता है जिसमें आपका टोटल इन्वेंट्री कास्ट मिनिमम होती है, तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द टर्म कनबन इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली एसोसिएटेड विथ। तो आपका दोस्तों कनबन जो होता है वो आपका जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, द एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड इन। जो एबीसी एनालिसिस यूज होती है दोस्तों वो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए यूज होती है। बात करें एबीसी की फुल फॉर्म, तो होता ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसको भी ध्यान रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एक्टिविटी कैन बी डिलेड विथआउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन। दोस्तों आपको बता दें ये टोटल फ्लोट होता है। फ्लोट मीन्स होता है दोस्तों आपका स्पेयर टाइम होता है दोस्तों कि आप किसी एक्टिविटी को कितना रिलैक्सेशन उसमें दे रहे हैं, आप कितना रिलैक्सेशन टाइम उसमें मिल रहा है आपको, तो ये होता है आपका फ्लोट। ये टोटल फ्लोट होता है। इसके बाद अगर आपने लेट किया दोस्तों तो आपका एक्टिविटी पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा कंप्लीट होने में। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, एमआरपी फर्स्ट रिफर्ड विच ऑफ फॉलोइंग। जो एमआरपी फर्स्ट होता है दोस्तों वो होता है आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द टाइम एस्टिमेशन इन पर्ट। तो आपको बता दें दोस्तों ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले पर्ट की बात कर लें तो होता है प्रोजेक्ट इवेलुएशन ऑफ रिव्यू टेक्निक। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है जो एक्टिविटी होती है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, एक्टिविटी बीटा। और जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, नॉर्मल। तो दोस्तों आपको याद रखना एबीपी न्यूज़ देखा होगा, तो एक्टिविटी बीटा पॉइजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एन XY टेलीविजन सप्लायर फाउंड ए डिमांड ऑफ 200 सीट्स इन जुलाई, 225 सीट्स इन अगस्त एंड 245 सीट्स इन सितंबर। फाइंड द डिमांड फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। दोस्तों आपका
3 मंथ का दिया है तो आप सिंपल एवरेज निकाल लेंगे। मान लीजिए एवरेज x है तो आपका होगा 200 प्लस 225 प्लस 245 बाई 3, तो सिंपली आपका ये 224 के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, इन क्वीनिंग थियरी द रेशियो ऑफ मीन अराइवल रेट एंड द मीन सर्विस रेट इज कॉल्ड। दोस्तों इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। आपका जो मीन अराइवल रेट होता है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और मीन सर्विस रेट जो होता है वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका म्यू हमेशा लैम्डा से ज़्यादा मानते हैं दोस्तों, क्यों? क्योंकि अगर सर्विस रेट ज़्यादा नहीं होगा तो क्यून आपकी कभी समाप्त नहीं होगी, मतलब आपका सर्विस सभी लोगों को नहीं मिल पाएगी, तो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से है क्वेश्चन। द ऑर्डर रेट ऑफ पर्टिकुलर आइटम इज़ 12,000 यूनिट पर ईयर। यूनिट का ध्यान रखना दोस्तों, इसमें पर ईयर दिया है डिमांड। द ऑर्डरिंग कास्ट इज़ 100 रुपये पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कास्ट इज़ 0.8 रुपये पर मंथ। दोस्तों यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। इफ़ नो शॉर्टेज आर अलाउड देन द रिप्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस देन नंबर ऑफ ऑर्डर। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, EOQ निकालेंगे, जो कि आपका होगा, ये होता है 2 डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कास्ट बटे कैरिंग कास्ट। तो हम कैरिंग कास्ट को पर ईयर में बदल देंगे दोस्तों। कैरिंग कास्ट में 12 का गुणा कर देंगे तो पर ईयर हो जाएगा। जब वैल्यू निकालेंगे EOQ की तो आपका आ जाएगा 500 आ जाएगा दोस्तों। अब बात करें डिमांड कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ़ ऑर्डर तो होता है दोस्तों, नंबर ऑर्डर होता है डिमांड बाई EOQ। जब डिमांड में डिवाइड करेंगे 500 का तो आपका आ जाएगा 24 ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों, विच ऑफ फॉलोइंग इज आउटपुट ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो आपका दोस्तों ये होता है प्लान्ड ऑर्डर शेड्यूल होता है, जो इसका आपका आउटपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द इन्वेंट्री कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल इज इन्वॉल्व इन विच फॉलोइंग फेजेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। जब भी दोस्तों कंट्रोल की बात करती है तो हमारे मन में आता है मॉनिटरिंग, तो आपका हो जाएगा मॉनिटरिंग स्टेज। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द अमाउंट ऑफ टाइम elapsed from the moment an inventory replacement order and placed and the moment supplier delivers the good। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि वो टाइम क्या है जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब आपके पास पहुंचता है, तो वो आपका दोस्तों लीड टाइम होता है। आपको एग्जांपल समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने ऑनलाइन अमेजन से कुछ ऑर्डर किया 10 तारीख को और वो आपके पास डिलीवर हो रहा है 12 तारीख को, तो ये जो 2 दिन का टाइम है दोस्तों, इसी को लीड टाइम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनपुट कंपोनेंट टू मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये आपका होता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, बिल ऑफ मटेरियल एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टेटस फाइल। तो आपका सभी हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग रिफर टू MRP सेकेंड। MRP सेकेंड दोस्तों होता है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। अगर MRP फर्स्ट होता है दोस्तों तो MRP फर्स्ट होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP फर्स्ट। MRP सेकेंड होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द जॉब अराइव a facility for service in random manner, the probability distribution of number of arrival job in fixed interval। तो दोस्तों अभी जैसा मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, सर्विस अराइवल रेट लैम्डा और अराइवल रेट लैम्डा, सर्विस रेट म्यू। तो जो आपका अराइवल रेट होता है वो आपका होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ध्यान रखना दोस्तों, UPSC से APSC आपको ध्यान रखना। APSC अराइवल पॉइजन, सर्विस एक्सपोनेंशियल।
आपको ध्यान रखना APSC। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द सिंबल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इन वर्क स्टडी। तो आपको दोस्तों बता दें, जो ये सिंबल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब बात करें, ये इन्वर्स ट्रायंगल जो होता है ये आपको होता है इन्वेंट्री स्टोरेज के लिए, इन्वेंट्री स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों, इसरो में आया हुआ है क्वेश्चन, विच प्रोसेस चार्ट द सिंबल यूज फॉर इंस्पेक्शन। तो आपका जो स्क्वायर शेप का होता है दोस्तों वो इंस्पेक्शन की यूज होता है, जो ओ होता है वो ऑपरेशन होता है दोस्तों। अभी आपको बताइए ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये आपका स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो आपको चारों ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, इन सिंपल स्मूथिंग forecasting to give higher weightage to recent demand information the smoothing constant must be close to। तो आपको दोस्तों पहले सबसे बता दूं, स्मूथिंग कांस्टेंट और रिसेंट डिमांड में रिलेशन होता है। आपका होता है, आपको जो एक्सपेक्टेड फॉरकास्टिंग करनी होती है वो होती है FT-1 प्लस अल्फ़ा जो डिमांड है उस ईयर की माइनस उस ईयर की फॉरकास्टिंग। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू FT-1 प्लस अल्फ़ा DT-1। दोस्तों कह रहा है रिसेंट डिमांड को हम ज़्यादा वेटेज देंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो आपका रिसेंट डिमांड फॉरकास्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो जो फॉरकास्ट हो जाएगा हमारा, जो फॉरकास्टिंग हो जाएगी वो डिमांड के बराबर हो जाएगी, तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग फॉरकास्टिंग टेक्निक इज़ नॉट सूटेड फॉर मेकिंग फॉरकास्ट प्लानिंग प्रोडक्शन शेड्यूल इन शॉर्टेज। तो आपको बता दें दोस्तों, इनमें जो डेल्फी मेथड है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए, और इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं दोस्तों, क्वालिटेटिव। बाकी जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और रिग्रेशन मेथड, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए यूज होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर डिमांड फॉरकास्ट। तो आपको बता दें दोस्तों, ये आपका जो होता है, सॉरी दोस्तों यहाँ क्वालिटेटिव की बात किया है, तो आपका जो डेल्फी टेक्निक होती है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है दोस्तों, कई सारे एक्सपर्ट अपना मीटिंग करके उसमें आपका निष्कर्ष निकालते हैं चीज़ों को, प्रोडक्ट के फॉरकास्टिंग के लिए, तो ये आपका डेल्फी टेक्निक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ये ब्रेक इवन एनालिसिस पे दोस्तों न्यूमेरिकल है आपका। द इनडायरेक्ट कास्ट ऑफ पावर प्लांट इज 4 लाख पर ईयर, द डायरेक्ट कास्ट इज 20 रुपये पर प्रोडक्ट, इफ़ एवरेज रेवेन्यू पर प्रोडक्ट इज 60, द ब्रेक इवन पॉइंट। दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे हमें ना लॉस हो ना प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन जो होती है दोस्तों, वो होती है आपकी ब्रेक इवन कंडीशन। बात करें इसमें तो हो जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू कास्ट जो है, टोटल रेवेन्यू कास्ट वो हो जाएगा आपका फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। तो आपको दोस्तों यहाँ से निकल के आता है फार्मूला कि नंबर ऑफ कितना हमको प्रोडक्ट क्वांटिटी बनानी है, वो होता है फिक्स्ड कास्ट अपॉन वेरिएबल कास्ट माइनस सेलिंग कास्ट। तो आपको बता दें ये आपका हो जाएगा 4 लाख बाई 60 माइनस 20, तो आपका हो जाएगा दोस्तों
10,000 प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ए PERT activity has optimistic time estimated 3 days, pessimistic time estimated 8 days and most likely टाइम एस्टिमेटेड 10 डेज। द एक्सपेक्टेड टाइम, दोस्तों आपको बता दें PERT जो होता है वो 3 टाइम एस्टिमेटेड होता है, 3 टाइम एस्टिमेटेड, जिसमें आपको दिया है टी पेसिमिस्टिक, टी ऑप्टिमिस्टिक और टी मीन। आपका दिया टी पेसिमिस्टिक दिया है 8 डेज, मोस्ट लाइकली आपका दिया है 10 डेज और पेसिमिस्टिक दिया है 3 डेज, सॉरी ऑप्टिमिस्टिक। जो इसका एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका टी एक्सपेक्टेड, टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मीन प्लस टी पेसिमिस्टिक बाई 6। जब वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा टी एक्सपेक्टेड 3 प्लस 8 प्लस 4 इंटू 10 बाई 6। जब हम टोटल ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 8.65 डेज, सॉरी 8.5 डेज। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट इन बेसिक EOQ मॉडल इफ लीड टाइम इंक्रीजेज टू 5 to 10 डेज द EOQ विल। दोस्तों आपको बता दें जो EOQ का फार्मूला होता है वो होता है EOQ √2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कास्ट, सब रूट में है बट्टे कैरिंग कास्ट। आप देख रहे हैं कि इसमें इस फार्मूले में लीड टाइम का कोई रोल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिमेन सेम, क्योंकि लीड टाइम पर EOQ मॉडल डिपेंड ही नहीं करता। जो EOQ क्वांटिटी निकालते हैं उसमें लीड टाइम रोल का कोई रोल नहीं होता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, द गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर। दोस्तों ये गैंट चार्ट एंड बार चार्ट आपको ध्यान रखना है, ये शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है। तो आपका हो जाएगा प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, व्हाट इज़ द लीड टाइम इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑर्डर रिप्लेस करें और आपके पास जब ऑर्डर डिलीवर हो तो आपका जो ये टाइम लग रहा है आपके पास ऑर्डर डिलीवर होने में, उसी को बोलते हैं आप लीड टाइम। तो आपका आंसर हो जाएगा द टाइम टेकन बाई मैन्युफैक्चर टू पे द सप्लायर रॉ मटेरियल, ये नहीं होगा। द टाइम टेकन बिटवीन द रिक्विसाइट ऑफ आइटम एंड इट्स डिलीवरी, तो आपका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपने अगर 2 तारीख को कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया, अगर वो आपको 4 तारीख को डिलीवर हो रहा है तो ये जो 2 दिन का टाइम लग रहा है वो आपका हो रहा है, उसी को बोलते हैं लीड टाइम। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, द ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ। तो बता दें दोस्तों जैसा कि अभी बात किए थे हम, ब्रेक इवन में आपका फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट दोनों का यूज होता है। वेरिएबल कास्ट, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट। ब्रेक इवन एनालिसिस बताया था दोस्तों, नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन होती है आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द हंगेरियन मेथड ऑफ सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम इन्वॉल्व। दोस्तों असाइनमेंट प्रॉब्लम आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आती है। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी मशीन होती है उस पर आपका असाइनमेंट करना होता है मिनिमम कास्ट के लिए, आपका मिनिमम कास्ट हो। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका असाइनमेंट कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले हम रो और कॉलम
एस्टिमेशन करते हैं, उसके बाद हम मिनिमम नंबर ऑफ जो जीरो होते हैं, जो मैक्सिमम जीरो होते हैं, उनको मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करते हैं। तो जो हमें असाइनमेंट मिलता है दोस्तों, इसमें असाइनमेंट कुछ ऐसा करना होता है कि एक रो और एक कॉलम में सिर्फ एक ही असाइनमेंट होना चाहिए। मान लीजिए इस रो की बात करें तो इसमें एक असाइनमेंट, इसमें एक और इसमें एक। तो जो आपका कंडीशन होता है वो होता है कि मैक्सिमम जीरो जो हो वो मिनिमम लाइन से कवर्ड हो। तो आपका आंसर हो जाएगा कवरिंग ऑल जीरोज विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें दोस्तों, द PERT एनालिसिस इज क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़। दोस्तों बता दें, जो PERT में क्रिटिकल एक्टिविटी होती है उस पर जीरो फ्लोट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जीरो फ्लोट। क्यों होता है दोस्तों? जो कोई भी एक्टिविटी है उस पर जो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होता है वो दोनों बराबर। फॉर एग्जांपल 12 दोनों हैं, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये जीरो आता है। इसीलिए आपका क्रिटिकल एक्टिविटी पे जो फ्लोट होता है और जो स्लैक होता है वो दोनों जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दोस्तों ये इसलिए क्वेश्चन लिया हूँ कि ताकि आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो PERT और CPM से बनते हैं उनको बात करें। क्वेश्चन नंबर आंसर ए की देखें तो द PERT इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड CPM इज इवेंट ओरिएंटेड। दोस्तों ये आंसर आपका सही है क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्योंकि जो PERT होता है दोस्तों वो आपका इवेंट ओरिएंटेड होता है, इवेंट ओरिएंटेड। और जो CPM होता है वो आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है दोस्तों, एक्टिविटी ओरिएंटेड। दोस्तों और एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा, जो PERT होता है दोस्तों वो 3 टाइम एस्टिमेशन होता है, 3 टाइम एस्टिमेशन। और जो CPM होता है दोस्तों वो 1 टाइम एस्टिमेशन होता है। PERT CPM में कुछ और डिफरेंस बताना चाहूँगा दोस्तों। जो PERT होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है, प्रोबेबिलिस्टिक। और जो CPM होता है दोस्तों वो होता है आपका डिटर्मिनिस्टिक। तो आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा। PERT एक्टिविटी इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड CPM इज इवेंट ओरिएंटेड, जबकि रिवर्स है दोस्तों। ऑप्शन बी देखें, द PERT इज 3 टाइम एस्टिमेशन, जब जैसा कि मैंने बताया CPM इज ओनली 1 टाइम एस्टिमेशन। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गेट में आया हुआ है। तो आप जानते हैं गेट काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीनियर डायमेंशन P and Q आर 3 and 4 व्हेन असेंबल द स्टैंडर्ड डेविएशन इन रिजल्टिंग। दोस्तों रिजल्टिंग एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट यही है कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्ट ना जोड़ के हम पहले वेरिएंस निकालते हैं। फिर वेरिएंस क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो आपको बता दें, अगर निकालना है तो सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे। हम वेरिएंस निकालेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो आपका वेरिएंस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाएगा 25। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो रूट ऑफ वेरिएंस होता है दोस्तों। तो रूट 25 का रूट लेंगे तो आपका हो जाएगा 5। आंसर आपका हो जाएगा बी। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्ट कभी नहीं जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द एस्टिमेटेड टाइम टी एक्सपेक्टेड वेरिएंस एक्टिविटी भी ऑन द क्रिटिकल पाथ PERT नेटवर्क फॉलोइंग टेबल। आपको टाइम दिया है दोस्तों और वेरिएंस दिया है स्क्वायर ऑफ डेज में। तो सबसे पहले हम टी एक्सपेक्टेड निकाल लें दोस्तों। टी एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगा? PERT के लिए बताया था मैंने दोस्तों, टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू टी मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक एंड टी पेसिमिस्टिक बाई 6। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें जब वैल्यू पुट करके निकालेंगे
तो आ जाएगा 40। तो इसमें दोस्तों आपका पूछा है प्रोबेबिलिटी, इसमें एक चीज़ और निकालनी होगी आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारा टी कितना आ गया दोस्तों, टी आ गया 40। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दिया है वेरिएंस का स्क्वायर, तो डायरेक्ट हो जाएगा 4 + 4 + 1 का रूट लेंगे तो आपका 3 आ जाएगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं जेड से। ये होता है टी शेड्यूल जो दिया गया है और टी एक्सपेक्टेड जो हम निकाले हैं बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। आपका टी एक्सपेक्टेड दिया 43, हमने जो एस्टिमेट किया वो 40/3, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3/3 = 1। जब भी दोस्तों जेड की वैल्यू 1 आती है तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 81 होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। जब भी जेड की वैल्यू 0 होगी दोस्तों तो प्रोबेबिलिटी आपकी 50% होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, द एबीसी एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट इज मेथड ऑफ क्लासीफाई इन्वेंट्री बेस्ड ऑन। तो आपका एबीसी एनालिसिस होता है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंजप्शन, तो आपका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, इन EOQ मॉडल इफ़ यूनिट ऑफ ऑर्डरिंग कास्ट इज जबूल देन EOQ। दोस्तों बता दें EOQ क्या होता है, 2 × ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कास्ट बाई कैरिंग कास्ट। ऑर्डरिंग कास्ट को डबल करने के लिए बोल रहा है, तो दोस्तों आपका √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा इंक्रीज 1.42, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, द लिटिल लॉ रिलेटेड विद। दोस्तों ये क्यूनिंग थ्योरी से रिलेटेड होता है। क्या होता है रिलेटेड रिलेशन? क्यूनिंग लिटिल लॉ देता है कि जो आपका लेंथ ऑफ क्यून होता है वो आपका लैम्डा टाइम्स जो आपका टाइम होता है क्यून में सर्विस रेट का, उसका लैम्डा टाइम्स होता है। दोस्तों जो लेंथ ऑफ क्यून होता है वो होता है λ² म्यू माइनस लैम्डा, और जो आपका टाइम होता है वो होता है लैम्डा इंटू म्यू माइनस लैम्डा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो लेंथ ऑफ क्यून है वो लैम्डा टाइम्स है लेंथ टाइम इंटू क्यून की। तो दोस्तों ये रहे आपके 35 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।